आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है माशाल्लाह। बात भी हम जो शो के शुरू में करते हैं वो आज ख़वातीन से ही ज़्यादा रिलेटेड है। मुझे बताइए, आपके यहाँ पे दोस्तें बैठी होंगी, कज़न्स भी होंगी, कुछ फैमिली वाले भी होंगे, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आपस में किस चीज़ के ऊपर होता है? अस्सलाम वालेकुम। लाइबा। जी लाइबा। हमारे दोस्तों में ज़्यादा टॉपिक यही होता है कि तुम मेरे घर आओ और मैं उसके घर जाऊं, और हमारी फैमिली वाले कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे घर नहीं आ रही तो तुम भी नहीं उसके घर जाओ। ओए होए होए, यानी कि तकरीबन ससुराल में का घर वालों ने आपस में फ्रेंड से जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा मुकीत है। जी बताइए मैडम। लाहौरी हो और खाने पीने के शौकीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम वेरी मच फूडी, तो हमेशा खाने पे डिस्कशंस होती हैं, खाने पे आर्गुमेंट्स होते हैं, अच्छा उस जगह पे नहीं इस जगह पे जाया जाए। रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमारी आर्गुमेंट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है क्योंकि जो जिस बात पे मतलब शौक हो ना, तो उस चीज़ पे ही हम आर्गुमेंट्स करते हैं ज़्यादा। ओके, ये भी एक बड़ा खाने की बहस जो होती है। जी मैडम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सायरा रानी। एंड बहस जो होती है वो ज़्यादा जो है वो रिश्तों पर ही होती है कैसी? मेरा रिश्तेदार अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है, कि किस तरह हमने अपने माशरे में सरवाइव करना है, अपने ससुराल में ख़ास तौर पे स्पेशली। ठीक है। तो विद आल्सो हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड भी बीच में रगड़े जाते हैं। आई एम वेरी लकी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन फिर भी बहस तो होती है। यस सरवाइव कैसे करना है, इन तरीकों के ऊपर बहस होती है। Yes. ठीक है। ओके ओके जी, और आपकी भी कोई बहस होती है? जी सर। किस बारे में? रेस्टोरेंट जाने में। आपकी भी रेस्टोरेंट जाने जी की जी होती है बहस? रेस्टोरेंट जाने में। उसके अलावा किसी चीज़ पे बहस नहीं होती? किसी चीज़ पे नहीं। आप शादीशुदा हैं? जी शादी। और उसके बावजूद सिर्फ खाने पीने पे बहस खाने होती है? पीने पे। कितना अर्सा हो चुका है शादी को? सर 1 ईयर। इसीलिए जी जी। और ये आपके साथ आपकी वाइफ है? जी, जी। अच्छा, आप नहीं करती मेरी बहन बहस इनसे? क्यों, क्या वैसे ही मान जाते हैं? जो उन्होंने कहना वो सुनना है। जो उन्होंने कहना है वो सुनना है। Yes. ठीक है, बस आप 2 कुछ साल और वेट करें, फिर जो उन्होंने कहना है वो आपने सुनना है। और आपने इंशाल्लाह बाकी सारी जिंदगी सुनते ही चले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक और पर्सपेक्टिव निकलेगा आप लोगों का। मगर ये आमतौर पर बहस हमारी दोस्तों से, फैमिली वालों से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ही पूछते हैं। लीजिए फिर इस बात पे बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, एक ज़बरदस्त सिंगर, एक्टर एंड होस्ट जनाब मोहसिन अब्बास हैदर। बैठे बैठे मोहसिन साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मोहसिन साहब ये बताइए, आपकी भी बहस होती है किसी से? मैं अवॉइड करता हूँ वैसे बहस को हद्दुल इम्कान, ताकि जो मेरा पीस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। वो मुझे बहुत अजीज़ है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से एक तो बनाया गया है, और फिर उसको बरकरार रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मगर मोहसिन, बड़ा मुश्किल नहीं है आजकल की जिंदगी में? आप कैसे इतना अवॉइड कर सकते हैं किसी के साथ? कहीं ना कहीं तो पाला पड़ी जाता है। देखें, जैसे सेट्स पे अगर नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, मैं शुरू में बहुत कुड़ता था अपने पंक्चुअल होने पे। मैं वक्त पे पहुंच गया हूँ, टीम नहीं मौजूद वहाँ पर, फिर धीरे 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 मुझे समझ आना शुरू हुआ कि वो उनका एक तरीका वारदात है और मेरा एक काम करने का अपना अंदाज है। तो सेट्स पे आप इस तरह से अवॉइड करते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा, और फिर घर में आप रिश्तों को और उनके रवैयों को और अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब जो हैं उनको ये सोच कर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें अगर, कि हम 2 अलग लोग हैं और हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, और किसी मिडिल पॉइंट पर आकर हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में बहुत सी बहसें जो हैं वो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। मोहसिन, ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो कि अब नए दौर के अंदर जाके हमने सीखी और पढ़ी हैं इनके बारे में। ऑफ कोर्स हमारी जो क्लोज नेट सर्कल होता है या हमारी जो फैमिलीज होती हैं, वो आमतौर पे इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर कम से कम एप्लीकेशन नहीं कर रही होती कि जो आपका राय है और वो मेरा राय है, वो सबका एक ही ऐश्वर्या राय होता है। तो आप उसी के ऊपर आते हैं कि भाई ठीक है, हम तो इंज करेगा। तो इसके ऊपर आप कैसे अपना पीस बचाएंगे, मुझे बताइए। मैं ऐसे किसी भी ड्रामा से भाग जाता हूँ, मैं उनको दुरुस्त साबित करके कि जी आप ठीक फरमा रहे हैं और तोड़ा कहाँ चिट्टा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होएगा। नहीं, मगर अगर आप घर में हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या बाथरूम बंद कर लेंगे? मुबाहिसे को तवील करने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि उसका हल निकाला जाए। अच्छा। और मैं किसी को भी, अगर कोई भी मुझसे इस तरह बहस करने की कोशिश करते तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं घुमा फिरा के हल की तरफ लाया जाए उन्हें। और घर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं बारहा उनको कहता हूँ कि हम इसका हल निकालते हैं। अच्छा, देसी घरों में एक मसला ये भी होता है कि जब आप कोई बहस शुरू करते हैं तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक मुद्दे पे नहीं रहती। हाँ। फिर ਅਸੀਂ शुरू तो आने हैं, पिछले रजिस्टर भी खोलते हैं। फिर हम पुराने गड़े मुर्दे वो याद है ना जो तुमने वो कहा था? यस। हाँ। मुझे लगता है कि यही
बेहतरीन हल होता है कि आप उसके ना सोल्यूशन की तरफ चले, नहीं तो फिर वो तवील होती जाती है। अब इस सेट पे मौजूद हो, अयूब खावर साहब का जिक्र ना हो, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। तो वो इतना उलझना नहीं चाहिए कि उसमें गिरहें लग जाए, उससे पहले उसे सुलझा लेना चाहिए। सर पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड, परफेक्टली फाइन। तमाम बाल आपके वहीं मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरा तो हेयर ड्रेसर भी कहता है कि आप उन चंद अदाकारों में से हैं जो हमारे पास आते हैं बाल कटवाने के लिए, वरना लगवाने आते हैं। मैंने सिर्फ कोट किया है। अगर ये माशाल्लाह कोई इसके लिए कुछ करते हैं आप? ये जब से मैं आपको जानता हूँ ऐसे ही है और माशाल्लाह। आप मुझे आज से नहीं जानते। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कैसे ऐसे हैं? ये पता नहीं कैसे बच्चे खास हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं आप या क्या मैं नहीं यकीन कराते फॉर दैट मैटर? वो एक बड़ा आजकल मीम्स भी चल रही है ना कि अगर तो तेल लगाने से बाल बच रहे होते तो ये जितने भी मिलियनेयर्स हैं ये सारे इनके बाल नहीं जा रहे होते हैं ना, सिर्फ तेल लगाने से तो नहीं होता। ठीक है। सो मुझे लगता है जेनेटिक्स भी है कहीं, मेरी फैमिली में वो उस तरह से बहुत जल्दी नहीं है गंजपन, तो वो उस वजह से भी बचा हुआ हूँ। लेकिन अब हत्तुल इम्कान कोशिश भी करता हूँ कि जो इनके साथ में ज्यादती होती है, हमारे स्प्रेज लगते हैं, प्रोडक्ट्स लगती हैं, हीट लगती है, और फिर मैं तो इनको डाई भी, कभी मैंने ब्लू करवा लिए, कभी कुछ कर लिया, फिर एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता हूँ मैं अपने बालों के साथ, लेकिन अभी तक ये वफादार है मेरे साथ। मगर क्या आप क्या इम्तिहान ले रहे हैं अपने बालों का, ये जो आप करते हैं बालों कब तक जाएंगे? हाँ किस हद तक वो बेचारे बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे? या अभी दानिश जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी ये कह रहे थे कि जो हम शो किया करते थे उसमें मैंने जिस तरह इनके साथ खेला है, जी, बिल्कुल। और जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फ्रॉम माय वीजिंग डेज, वासे भाई जब हम एक चैनल के लिए, मैं वीजे से जब मेरा बिल्कुल पहली टीवी अपीयरेंस थी, उसमें भी बहुत वाहियात किस्म के हेयर स्टाइल रखे हुए मैंने, जो मैं आप देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये क्या किया है। अभी देख के कभी आपको लगा है कि ये वाहियात थे? मुझे लगता है कि वो इतने बोल्ड थे, लेकिन वो हमारे एक डिजाइनर थे जाजिब कमर, वो कहा करते थे कि ओनली यू कैन कैरी दिस। सो किसी को तो ये सब भी करना था ना, सबको टेक्सीडो पहन के, ब्लैक सूट पहन के, पक्के मुंह बना के तो नहीं बैठना, किसी को तो फैशन को या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली उनको भी तो इंट्रोड्यूस करवाना था। सो या तो आपने बेड़ा वो खुद उठाया? यस प्लीज। जबरदस्त। मुझे ये बताइए सिंगिंग हो रही है अब या नहीं हो रही है? सिंगिंग होती है, सिंगिंग गाहे गाहे होती है, जिसका गिला मुझसे जो मेरे सिंगिंग के बिलखुसूस लोग मद्दाह हैं वो गिला करते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रामा जो है वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, वो सिर्फ दिनों पर मुहित नहीं होता, घंटों पर, वो महीनों पर मुहित होता है, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो जब वो खत्म होता है तो उसके बाद कहीं मैं जो ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में कोई हम एक आध गाना करते हैं। सो यस अभी वो ब्रेक चल रहा है। अभी हम टीवी का एक ड्रामा खत्म हुआ, एक जियो टीवी का खत्म हुआ, अब मैं वापस घर फैमिली के पास आया। अब इस ब्रेक में म्यूजिक होगा और म्यूजिक वीडियो होगा। जबरदस्त जी। तो आवाम को भी मौका देते हैं आपसे सवाल जवाब करने का। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा मुकीद है। यू आर वेरी लीडिंग एक्टर एंड लीडिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर लाइफ। सो आपको कभी किसी प्रोजेक्ट को करने के बाद कोई रिग्रेट फील हुआ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था? तकरीबन आपने बिल्डअप लिया था कि आप कौन सा सबसे फेवरेट है, आखिर में आपने एकदम रिग्रेट डाल दिया। रिग्रेट से पहले मैं कहने लगा था कि अच्छा मेरा नाम ना लेना तो आप ले लो जिसका भी लेना है। रिग्रेट वाले बताओ भाई। रिग्रेट तो किसी प्रोजेक्ट का नहीं होता, हम हर प्रोजेक्ट को ये ऑलमोस्ट सोच के कर रहे होते हैं कि अगर ये अच्छा न भी जाए तो आपने इतनी एफर्ट उसमें जरूर डाली हो कि लोग ये देखकर कहें कि हाँ यार प्रोजेक्ट बुरा था, इसका काम फिर भी बेहतर था। हाँ, नहीं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखो। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस जो बुरा रहा था, बुरा एज इन लाइक हमने एक फिल्म की थी, हमने से मुराद है कि उसमें मोहिब मिर्जा साहब थे, उमर शहजाद, उशना, मैं, अहमद अब्दुर्रहमान, उज़मा खान। वो एक फिल्म थी जो हमने बहुत शौक से शुरू की थी, मगर उसके वो नताइज नहीं मिले, और बस इस वजह से। ठीक है जी मैडम, आपको मिल गया आपका जवाब जी। तो वो ऐसी फिल्म थी कि चलते प्रीमियर में से डायरेक्टर साहब चले गए थे उठ के। क्यों? वो नहीं देख सके। वेलकम बैक टू गपशप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। एक्टर होने की वजह से क्या आपका म्यूजिक कैरियर मुतासर हुआ है? मैं आपको बता देता हूँ, मैंने असल में तो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से म्यूजिक ही पढ़ा है। म्यूजिक और सुर को लेकर मेरी जो राय है वो ये है कि आर्ट फॉर्म्स में जो सबसे पाकीज़ा बात है वो है सुर, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे छूट जाता है, लेकिन वो मुझे हर जगह काम ज़रूर आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो अदाकारी में हमारे काम नहीं आता, म्यूज़िक आपको वहाँ पे भी काम आ रहा होता है। सुर, आवाज़ का क्योंकि बहुत ताल्लुक होता है हमारे काम में। एज एन एक्टर मेरा ये मानना रहा है कि 80% जो है आप अदाकारी अपनी आवाज़ से कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। यानी आप एक सपाट चेहरे के साथ आवाज़ से खेलते हुए, उसके उतार चढ़ाव से, डायलॉग डिलीवरी से किसी भी सीन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। सो वो मुझे वहाँ ज़रूर काम आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं खुद भी मिस करता हूँ कि फिर से कभी कोई बेपरवाह ढोला, कोई उड्डी जा, या कोई ऐसा कलाम फिर से आमद हो और वो लिखा और गुनगुनाया जाए।
लेकिन उस दौड़ में जो फ़िक्र मौश है वो गालिब आ जाती है, तो फिर इसलिए अदाकारी जो है वो फौकियत ले जाती है। मगर फिक्रे मौश तो उस वक्त भी थी जब आपने उड्डी जहाज लिखा था। जी बिल्कुल, लेकिन उस वक्त मैं ड्रामाज उस तवातुर से नहीं कर रहा था, अगर आपको याद हो। हम वो शो किया करते थे और साथ में फिल्म्स करता था जो बीच में कहीं ब्रेक आती थी, तो उसमें मेरे पास कहीं ना कहीं फिर भी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब जाफर का मैसेज आया था मुझे फॉर उड्डीजा कि हम उसको कोक स्टूडियो में करने लगे हैं, तो हमें एक और अंतरा चाहिए होगा, तो उड्डीजा क्योंकि एक अंतरा एक अस्थाई थी, तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा तवील चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली मेरा जुमला ये था, मैंने कहा आपको पता है मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ और मैं उसमें किस तरह की आजकल लिखाई हो रही है, पॉलिटिकल सटायर होता है, ह्यूमर होता है, और हम बिल्कुल एक, तो मेरी आमद इस तरफ रवां है और मैं सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने फिर दुआ शुआ की कि प्लीज़ अता कर दीजिए। ज़ाहिर है वहीं से लिखा जाता और होता है, सो हम तो क्या ही करते हैं, तो बस वो फिर हुआ और उसको। लेकिन अब चूंकि वक्त की इतनी किल्लत है, मसरूफ़ रहना इटसेल्फ एक ब्लेसिंग ही है फॉर अ पर्सन लाइक मी एटलीस्ट, कि मुझे इतना शौक है काम करने का कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर बहुत सारा काम नहीं करूंगा तो मैं ज़ाया हो जाऊंगा। अच्छा। तो मुझे अपने ज़ाया होने या उस टैलेंट को जो मुझे अता किया गया, मैं खुद अपने ऊपर वो बिल्कुल क्लेम कभी नहीं करता कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मगर जब मैं अपनी चेकलिस्ट देखता हूँ कि कितनी चीज़ें मुझे अता की गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे आवाम तक पहुँचानी चाहिए और उनको इन अ गुड वे और इन अ पॉजिटिव वे उनसे इन्फ्लुएंस और उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरलैन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सिंगिंग का अंदाज़ बहुत मुनफरिद है, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? हमारे वालिद मोहतरम जब बचपन में तो खैर हम बोर ही हुआ करते थे, लेकिन तब वो गाड़ी में कवालियाँ सुना करते थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, चूँकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और नुसरत साहब भी उस्ताद मोहतरम वहीं से उनका ताल्लुक है, तो वो सुना करते थे। लेकिन बचपन में क्योंकि कम इल्मी थी तो हमें पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन यस कान ट्यून ज़रूर हो रहे थे किसी अच्छी मौसीकी से, तो ये अच्छी बात रही। फिर हमारे कज़न हैं, उन्होंने हमें मुतारिफ़ करवाया सोनू निगम साहब से, और फिर हमें पता चला कि सोनू निगम साहब जो हैं वो फॉलो करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। सो फिर हम वहाँ तक पहुँचे और फिर वहीं से होते हुए मेहदी हसन साहब, और फिर मेहदी हसन साहब के साथ साथ हमने सजाद अली साहब को सुना। सो उसके बाद जब मैं नापा गया तो वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम सलामत अली खान साहब थे। सो जितने भी लोग जिनको मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, जिनसे मैंने इवन सीखा भी है, उनके यहाँ जो गायकी का अंदाज़ है, एक तो वो बहुत मुनफरिद रहा हमेशा, और फिर वहाँ पर जो चीज़ हावी रही या जो आपको मेरी गायकी में कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कोशिश नज़र आती है वो है एक्सप्रेशंस। ये बात मैंने रफ़ाकत अली खान साहब से अपने शो पे भी पूछी थी कि अदायगी जो है वो तैयारी से बड़ी होती है, जिससे उन्होंने इत्तेफाक भी किया था कि अदा करना यानी शायरी के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी लफ्ज़ को कैसे अदा कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सप्रेशन तभी आता है जब आपकी पुख्तगी हो, तो तैयारी से इनकार नहीं है, जाहिर है कि आपकी तैयारी इतनी पुख्ता है तभी आप उसमें एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। तो जो आपको इनफरादियत नज़र आती है वो यकीनन कहीं ना कहीं वो उस तैयारी के बाद वाले एक्सप्रेशन जो डालते हैं उसमें उससे नज़र आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको अपनी एक्टिंग पर फ़ाइन लगाना पड़े तो सबसे ज़्यादा जुर्माना आप किस सीन पर देंगे? मेरे ख्याल में मैंने आज तक जो बदतरीन अदाकारी की है, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर बार होती है जब हम देखते हैं अपने काम को, मगर बदतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा मैं उसे बदतरीन नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग कसूरवार हैं कि आप लोगों ने उस दौर में उसको इतना सराहा और उसे हिट किया और वो इतना ज़बान ज़देआम हुआ कि लोगों को मेरा नाम नहीं पता होता था, लेकिन ये पता होता था कि ये डीजे है। तो जब मैं डीजे के इनिशियल डेज देखता हूँ तो मैं सोचता ज़रूर हूँ कि यार ये लड़का कैसे, आई मीन ये कैसे इतना हिट हुआ था वो कैरेक्टर। अच्छा। तो मुझे उसको देख कर है कि अच्छा खुदा जब अता करना शुरू करता है तो वो किसी को भी मट्टी से सोना बना देता है। तो मैं उसको देखकर कभी सोचता हूँ कि यार ये थोड़ा लाउड है, थोड़ा बहुत जो मुज़ाकरात के शुरू के दिनों में आप कह रहे हैं जो करते थे, जो इनिशियल डीजे था ना, नुमान एजाज साहब करते थे आपके साथ। जी जी बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा लगा कि नुमान भाई आपकी सारी एक्सप्रेशन भी खींच के ले जाते थे साथ बैठे हुए, क्योंकि वो ये भी कर सकते हैं? नहीं, जितने उनके अंदर मैग्नेट हैं एक्सप्रेशन देने के, तो दूसरे के भी खींच ले। मैंने उनसे बहुत सीखा, उस दौर में बहुत सीखा, मैंने लिटरली बहुत सीखा। मैं सिर्फ उस एक मखसूस किरदार की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होता देखा है मैंने डीजे को, लेकिन जब मैं उसके इनिशियल परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत लाउड था, ऑल ओवर द प्लेस था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। मगर धीरे धीरे मैंने उसको सोबर होते, सेटल होते, काम डाउन होते भी देखा है, जैसे जिंदगी हम सबको कर देती है। बिल्कुल तो वैसे ही हमने डीजे को वक्त के साथ किया। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट। ये रुक जाए एक सेकंड, मैं भूल गया हूँ डिलीट करना तस्वीरें। देखिए अब तो आप तय कर ले, हमने कब की निकाल के रखी हुई थी। तो और करें पोस्ट में आप ही का ऑनलाइन सामान है जो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा सामान भी है जो मेरे ख्याल में आप भी नहीं दिखा सकते। जी तो दिखाइए भाई और करें पोस्ट में क्या है। पहले एक आता है मोहसिन साहब का स्टेटस और लिखते हैं ये
हिम हर सर पॉडकास्ट करना है, मी श्योर, हिम हर एक्चुअली हमारे पास पैसे नहीं है, मी बाय। मोहसिन साहब रोशनी डालिए स्टेटस पे आपने जो लिखा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये धंधा करते हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसी फेवर्स नहीं चल रही कि किसी दोस्ती यारी में आप ये कह दें कि यार आप ये कर दें। बहुत रेयर सिचुएशंस में है, बट इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, है ना। और फिर पॉडकास्ट जो हैं आजकल के, वासे भाई मेरा एक इख्तलाफ है उनसे। जिस तरह से हमने ब्लॉगर्स को सहाफ़ी समझना शुरू कर दिया था एक दौर में, कि जब हमारे सोशल मीडिया पेज के जो लोग थे हमें लगा कि वो इक्वल हैं सहाफ़ियों के, जो कि मेरे ख्याल में सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती थी। कोई भी माइक सामने रख कर बैठ जाता है और मुझसे सवाल करना शुरू कर देता है, तो पहले तो उनके पास क्या अथॉरिटी है जर्नलिज्म की, क्या उनकी हिस्ट्री है, होस्टिंग स्किल्स वीक हैं। आजकल तो चलें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझे वो है तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी या ये तो हम तो थोड़े से ओल्ड स्कूल लोग हैं जिन्होंने मुस्तनसर साहब को देखा है या अशफाक साहब को सुना है या तारिक अजीज़ साहब को सुना है, कि जिनसे हमने बोलना और गुफ्तार का हुनर जो है वो सीखा। सो आजकल तो इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो कोई भी माइक लेकर बैठ जाता है और फिर वो उसमें से कोई बेहतर कंटेंट निकालने की बजाय वो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि कुछ वायरल कंटेंट हमें मिल जाए, कोई ऐसी बात ये कर जाए जो वायरल हो सके, और वो क्लिप निकाल कर फिर हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दिया जाए। तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा, जिंदगी आपको कब कहाँ लाके खड़ा करती है कुछ पता नहीं होता, मगर फिलहाल मेरा ये मानना है कि आई डोंट थिंक कि मैं किसी भी ऐसे पॉडकास्ट का हिस्सा बनूंगा जहां पर इस तरह के बिलो द बेल्ट सवाल किए जाते हैं। या जैसे मैं गुजारिश करता हूं, मैंने होस्टिंग के जो स्किल्स थे वो बहुत कड़वे अंदाज में सीखे थे, मगर बहुत मेरे लिए ऑनर की बात भी है। हम लोग रेड कार्पेट होस्ट कर रहे थे दुबई में एक अवार्ड शो का, मैं और अनुषे साहिबा थी। वही इनिशियल डेज थे और बहुत मैं तेज और लगा हुआ हूँ कि जी यूं, और तो अनवर मकसूद साहब उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए रेड कार्पेट पे, और मैंने बड़ा उसी तरह से, सर ये देखिए ये दुबई में पहली बार यूं और ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो उन्होंने बहुत हम्बली, मैंने जब कोई मेरे ख्याल में कोई 3 मिनट बाद उनके सामने माइक किया तो उन्होंने कहा बेटा सब कुछ तो आपने ही कह दिया है, एंड ही लेफ्ट। तब मुझे ये सीख मिली कि होस्ट होने के लिए साबिर होना और आपको एक अच्छा सुनवैया होना, एक अच्छा सामे होना ज़रूरी है, और आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए क्योंकि आपने गेस्ट को बुलाया है सुनने के लिए और उसकी राय जानने के लिए। आपको अपनी राय देनी है तो आप फिर जब उस कुर्सी पर आएंगे तब आप अपनी राय का इजहार करिएगा। मगर विजय ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको पैसे दे दे तो फिर आप कर लेते? मैं इस तरफ ये इशारा भी कर रहा था कि जितने भी मैं स्टेटसेस लगाता हूँ लाजमी नहीं है कि वो सब मुझ पर बीत रही होती है, मैं अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देख रहा होता हूँ, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है, और बहुत से लोग वो बात नहीं कह पा रहे होते जो फिर मुझे उनके बिहाफ पे भी करना अच्छा लगता है। तो ये आपने बेसिकली मुफ्त के पॉडकास्ट को एग्जैक्टली, और क्योंकि मुझे अप्रोच किया गया 2-3 बार और फिर मैंने देखा कि उनके बिलबोर्ड्स लगे हैं शारा फैसल पे और ये, और आई वाज लाइक कि अच्छा आर्टिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, मगर ये सारी अपनी तशहीर के लिए इनके पास पैसे हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आर्टिस्ट को बेच के यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कमा रहे हैं, आप अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, अपनी जय-जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसी को पे नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो ये मेरा पॉइंट। तो ये मुझे तो नहीं पता, मैं लाहौर में रहता हूँ, कि शारा फैसल पे कौन से बिलबोर्ड लगे थे किसके, मगर जो कराची के लोग हैं प्लीज वो खुद ही बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कौन। खुद पता चल चुका होगा सर। नहीं, उनको तो पता चल गया, मुझे नहीं पता चला। वो आप प्लीज बता दीजिएगा कौन से थे जिनके बिलबोर्ड लगे थे। जी आगे दिखाइए। पढ़े लिखे होने के दावेदार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले गलीज अदाकार, मैं कभी अपना घर ना दूं शूट के लिए। या एग्जैक्टली, आप आए हैं, जूनियर एक्टर्स हैं, हम हैं, हमारे हम असर एक्टर्स हैं, हम सब जब बैठते हैं, हमारी गुफ्तगू कभी सुने आप तो ऐसी होती है कि माफूकुल फितरत, और हम ऐसी बातें करेंगे कि ज़मीन की तहों में क्या है और आसमानों के पार क्या है, और जैसे ही आप देखेंगे तो टिशू यहाँ फेंक देंगे, अच्छा, और वहाँ थूक फेंक देंगे, वॉशरूम जाएंगे तो वहाँ पे कपड़े ज़मीन पे गिरे हुए हैं, और आप सोचते हैं कि ये लोग अपने घरों में कैसे रहते होंगे। वो कपड़े जो मैंने जमीन पे फेंक दिए हैं और मैंने अगले सीन में वो पहनने हैं, तो ये खवातीन हजरात, ये बच्चे, ये लड़कियां, लड़के कैसे कर रहे हैं ये सब? इतना गलीज कोई कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल था। मगर मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये लगाया होगा स्टेटस, तो आप उन दिनों कोई उससे पहले? मैं उस सेट पे मौजूद था। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो आपने वहां पे बैठे बैठे लगा दिया? मैंने एक बार एक ऐसा स्टेटस भी लगाया था कि सेट्स पर नशा करके आने वाले अदाकार, अदाकाराएं और डायरेक्टर्स पर बैन लगना चाहिए। अब चूंकि मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करता हूं, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ गई थी कि बेटा आप तो हमारे सेट पर ही है ना। मैं कहा जी, तो आप इन की बात कर रहे हैं? मैं कहा जी, तो कहते जी विल लुक इनटू द मैटर। और ये डिड दे लुक इनटू द मैटर? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सोचिए कि हीरोइन की आंखें मुझसे मैच ही नहीं कर रही, मैं उनसे बात कर रहा हूं और वो कहीं ऐसे,
ऐसे हो रही हैं क्योंकि shows आ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज को नहीं तरवीज देनी चाहिए जो कि मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन सकती है। सो मैं इसलिए जब इस तरह की बात करता हूं, किसी भी शो पे भी करता हूं, तो वो बाकी जो अदाकार या बाकी जो लोग बैठे होते हैं वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि ये बात खत्म कब करेगा। तो वो ये ऐसी ही बात है। नहीं, मैं आपकी तरफ ही देख रहा था। जी, ओहो, ये सर एक आपकी बहुत पुरानी तस्वीर 2018 की फ्रॉम द सेट्स ऑफ मज़ाकरात। ओह यस, ये एक थी जी बिल्कुल, और एक बड़ा इनक्रेडिबल टाइम ओह यस, जो कि गुजारा हुआ हम सब ने इकट्ठे। डेफिनेटली यस। हमारी हरकतों पे ना जाइएगा, इसके अंदर हम हमारे पोजेस पे तो बिल्कुल ना जाइएगा, मगर ये आपने उस वक्त कहीं लगाई हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत यादगार वक्त है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मज़ाकरात से मैंने अपने करियर का आगाज किया, लेकिन इससे पहले हम आज टीवी के साथ 4 मैन शो करते थे, जियो के साथ BNN करते थे, फिर मैं वीजिंग करता था, फिर मूवीज आज, लेकिन चूंकि उसमें हम मिमिक्री करते थे और गेटअप्स में आते थे तो लोग नहीं पहचानते थे। तो इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि जो शनाख्त इस शो ने दी, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि जिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो आके पूछते डीजे भाई नाम क्या है आपका, तो उनको डीजे का पता था लेकिन नाम का नहीं पता। तो जब आपका किरदार आपसे बड़ा हो जाता है या मशहूर हो जाता है तो ये कर्म नवाजी होती है। और इतना प्यार इस किरदार को मिला कि मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप उस सारी ऑडियंस का। ये शो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये शो बहुत से लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। बहुत हसीन यादों के साथ है, सिर्फ ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी। आज जो टीम है हमारी, उसमें से बहुत से टीम मेंबर्स हैं वो इसी शो से मंसूब हैं, और शो पर आना बहाना होता है, इसी बहाने मिल भी बैठते हैं क्योंकि सब मसरूफ होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, सो सबसे मुलाकात भी हो जाती है। तो ये शो एक बहुत मेमोरेबल शो है हमारे लिए और ये कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा याददाश्त से। बिल्कुल जी। ये हमारे एक गाना था तेरियां लोड़ा, आपका अपना गाना था? मेरा अपना गाना अच्छा। था। उसका म्यूजिक वीडियो था जिसमें मैंने खिराज तहसीन पेश करना था हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ओके उनको, और उसमें जितने भी बाकी हमारे को एक्टर्स थे वो सब ख्वाजा सरा थे, और उनको एक ये एहसास दिलाना कि वो हमारे मुआशरे का उतना ही अहम हिस्सा है। ठीक है। और कुदरत ने उन्हें जिस तरह हमें दिया है, हमें उन्हें उसी तरह एक्सेप्ट करना, उनकी इज्जत करना, उन्हें हमारे मुआशरे में वो मकाम देना, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये म्यूजिक वीडियो किया था जो कि होली सोली डेडिकेटेड है हमारे ख्वाजा सराओं को। इसका मुझसे मेरे करियर में एक जो अलग से एक जो शेल्फ पे आप चीज़ें रखते हैं ना, इसको मैंने उस जगह पे रखा हुआ है कि मैंने उनके लिए कुछ छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो ये उसके दरमियान जी। ओहो नहीं, इस पे मैं पूछता हूँ, ये आपने क्या सोच के ये तस्वीर ली थी वहां से भाई? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपकी तस्वीर पूरी थी, आपने इसको नहीं एडिट किया हुआ पूरी शायद। कभी भी नहीं थी ये। नहीं मैं आपको याद दिलाता हूँ ये क्या जगह है। ये मज़ाकरात का मेकअप रूम है, वहां पे हम खड़े हुए हैं, और मैंने एग्जैक्टली ये इसीलिए खिंचवाई थी कि मेरा बॉडी फैट जो है उस वक्त सिंगल फिगर में था, कहीं अंडर 5 था, तो अच्छा। पेपर स्किन थी बिल्कुल। तो हम उसको डिस्कस कर रहे थे और हमने फिर ये तस्वीर ली थी। ओए देखे जरा, और क्या आप देखिए नसें निकली हुई हैं जी। आगे दिखाएं। अच्छा ओके देन मोहसिन साहब, आप कहते हैं हाय बारबी और पार्सल हैज अराइव्ड। तो दो इसमें सवाल उठते हैं जी प्लीज। पहला ये कि आप अपने आप को कैन समझ रहे हैं, ओके देन ठीक है, और दूसरा ये कि बारबी कौन है। ये हमारा जी शो शुरू हुआ लाहौर में और मेरा सारा वार्डरोब था कराची में। ये अब मैंने सारा वार्डरोब कराची से जब मंगवाया तो वो इस सूरत में था। अब मुझे ये तस्वीर लेने की सूझी और कैप्शन ये समझ आया, तो उस वक्त किसी बारबी को एड्रेस नहीं किया जा रहा था। आलिजा यकीन माने इस बात में सिर्फ मुझे जस्टिफाई करना था कि ये तस्वीर किसी तरह किसी कैप्शन के साथ चली जाए। तो आपने बारबी को कहा कि चलो इसको तो मैंने कहा कोई तो बारबी होएगी जिन्हों पार्सल चाहिए होएगा। तो देखिए मैंने ओपन एंडिंग रखी है, कोई भी बारबी पार्सल रिसीव कर सकती है। ठीक है जी, आगे दिखाइए भाई। अल्लाह ओके देन। अच्छा, और आप कहते हैं बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मैं हर ड्रामे के बाद ना जब ब्रेक आता है तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपनी जुल्फों के साथ। तो ये वो दौर था जब मैंने मैक्सिमम कर लिया अपने साथ, और वो मैंने बालों को ब्लू डाई करवा लिया। वैसे लग ये रहा है कि आपने वैसे वो फोटोशॉप से कोई कलर ऐड किया हुआ है सिर्फ। नहीं, ये फिर मैंने और मोहसिन खावर साहब ने एक बड़ा अच्छा फोटोशूट भी किया था ताकि इस हरकत को महफूज किया जा सके। ठीक है जी। अब ये देखें, मतलब ये कपड़े आप वैसे भी दिखा सकते, टब में लेटने की क्या जरूरत थी? ईद का दिन था
और टब में लेट जाऊं कपड़ों समेत। ये आपने पहली तस्वीर थोड़ी है, आप मुझे फॉलो नहीं करते ना। और ये तस्वीर मेरे भांजे ने ली हुई है। सोच रहे आप थे अपने कि घर मामू में होने का रहते किस हो- कदर नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये। मैं मामू होने का ये मतलब बेचारे को किस काम पे लगाया हुआ है? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि घर में होते हुए हम क्या ऑफ बीट पिक्चर्स दे सकते हैं, वरना वही हमारी सेम लोकेशंस और फैमिली फोटोज ईद की नॉर्मल होती हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना। जी आगे दिखाइए। लेट मी हैंडल दिस, ट्रस्ट मी। इसमें आपको मुझ पे तरस खाना चाहिए। क्यों? बेचारे ਨੂੰ देखो, सिर्फ पत्थरों ਨੂੰ जप्पियां पांदा फिरदा। आई एम अ हग हीलर। I'm a hug healer. Okay. तारीख ये बताती है के जिन जिन लोगों ने मुझे हक किया है, they feel healed. So I'm a blessed guy. ये आपको किन किन लोगों ने बताया है? Mostly लोगों ने बताया। कौन? आप कभी रुके नहीं उतनी देर हग में। किधर की तस्वीर है ये? अमेरिका की तस्वीर है। हम कॉन्सर्ट्स करने गए हुए थे, तो उस अच्छा, तो ये वाली हग्स आप अमेरिका में देते हैं? वक्त और जगह की कैद नहीं है, आपको जहां चाहिए आप बुलाएं। बहुत साहब है भी ना आप करें, ये वाला आपका जज्बा जो है ना अमेरिका में आता है, लाहौर में नहीं आपसे सर हो ये पाता। दावेदार लाहौर में इतने निकाल दूंगा मैं आपको। यार कमाल है यार, हम तो ना आज तक हुए मुस्तफीद नहीं हुए हम। मुस्तफीद ना हो यार ना कभी। ये लो टाइम स्क्वायर सर। बर्थडे बॉय एट टाइम स्क्वायर। सर ये जो आप टाइम स्क्वायर में जाके ये आप एक्चुअली भी इस तरह फिरे थे? या सर, सीटियां बज रही थी, वो पीछे खवातीन देख भी रही हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कदर नहीं है बस मेरी। ईटा पहनदिया ने जे इत्थे कीता तू। नहीं यहाँ भी कर चुका हूँ, यहाँ से शुरू हुआ हूं तो वहां गया हूँ। ये 2022 में आपने ये की थी? जी बिल्कुल, 2022 में। ये भी हमारे अमेरिका के वो कॉन्सर्ट हमारा हर साल होता है, तो उसमें हम गए थे। मैं और शाजिया मंजूर साहिबा जाया करते हैं। और शाजिया जी कहाँ पे थी इस वक्त? शाजिया जी यहाँ नहीं थी, शुक्र है। लेकिन शाजिया बाजी देख चुकी। जी ओके, अब ये मुझे बताइए कौन गाड़ी ऐसे चला? मैं चला। और क्यों? 45 डिग्री। अबे यार 50 में हम कपड़े पहन के चलाते तो हैं। आप में हिम्मत है तो उतार के दिखाए। ये जो आप तरकीब दे रहे हैं ये क्या है? गर्मी हो तो कपड़े उतार दे हम गाड़ी में। देखिए गर्मी लग रही थी, मोटर पे मैंने तनहा एक गाड़ी जा रही है और शराब नुमा कैफियत हो रही है, सो मुझे लगा कि क्यों नहीं, और फिर यू नो व्हाई नॉट, इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे अपनी किसी पोस्ट पे अब तो शर्मिंदगी नहीं हो रही। मैं ऑन कर रहा हूं। नहीं ओन तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपने लगाई हुई है। हाँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई लाइक व्हाट आई सी। तो आप एक काम करिएगा कि नीचे अपनी गाड़ी का नंबर भी लिखते हैं Okay. कि जिस दिन 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आप मोटरवे पे हो और आपको ये गाड़ी नजर आए, दिखे? तो आप अपनी आंखें उस तरफ कर लीजिए। वेलकम बैक टू गपशप। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट की तरफ चलते हैं। सवाल पूछूंगा, ऑप्शन जरूर। दूंगा और आपने वही जी, करना है जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं। सिर्फ बीच में अगर कहीं पे लगे कि जनरल नॉलेज पे जाना है तो वहां 5000 मिलेंगे हर सही जवाब के साथ, वो आपकी अपनी कॉल होगी। सर बता दें, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका रोल इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खाकान शाहनवाज, हमजा सुहेल और दानियल जफर। ये तो बहुत गुड लुकिंग बॉयज हैं तीनों। ये तो मुझसे बहुत ज्यादा हसीन लड़के हैं, ये बेचारे कैसे वो करेंगे? मेकअप वाले का मसला है, आप अपना बताइए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इन ऑप्शंस में से दानियाल, अदरवाइज तलहा अंजुम को बहुत ज्यादा मेरे साथ वो किया जाता है कि हमारी बहुत मुमासलत है, तो अगर अगर पहले तलहा बेचारे को एक्टिंग सिखाएं हम, मतलब आप थोड़ा आसान रखिए सबके लिए, तो इनमें से Okay. दानियल जफर कर दें। दानियाल को कर। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ अभी ले तक जाएं। जा रहे हैं हम। ऑफ कोर्स जाएंगे आप। बता दें चांद पे जा रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ के आना चाहते हैं Okay, आप? then. ऑप्शंस आपके पास है अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। बट साहब को छोड़ के आते हैं, थोड़ी वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना काम करने चले जाएंगे। ऑप्शंस हैं उष्णा शाह, हाजरा यामीन, सोनिया हुसैन। किसकी कॉल फौरन उठा रहे हैं? सोनिया की कॉल फौरन उठाएंगे, Yeah. मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं, उष्णा और काम करने निकल जाएंगे हाजरा की कॉल पे। हाजिर जी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है नहीं मेरा। ठीक है, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी और तुम्हारी लिफ्ट नहीं खराब हुई अन्य सालों तो मानते हो फिर? ये बताए किसके साथ सेल्फी है, किसको स्माइल है, किसको कहना है कि फ्लोर आ गया आपका? ठीक है, Okay. ऑप्शंस आपके पास जो है सर वो है फहद मुस्तफा साहब, नैयर एजाज साहब और सानिया सईद साहिबा।
सानिया जी के साथ सेल्फी है स्माइल किनको दे रहे हैं? सीनियरिटी बेसिस पे नैयर भाई, और फ्लोर आ गया है फाद भाई को समझ आ जाएगी। ठीक है, फाद भाई मेरे साथ समझ जाएंगे कि मैं क्यों स्माइल दे रहा हूँ। ठीक है सर, अमेरिका जा रहे हैं आप, लॉन्ग फ्लाइट पे, 7 वाली सीट खाली है, आप डिसाइड करेंगे कौन आपके साथ 12-14 घंटे के लिए हम सफर होगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और मीरा जी। ठीक है, आने दो, स्टोरीज तो होंगी ना लोगों को बताने को, मेरे पास लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, ये बताएं, जा रहे हैं टाइटैनिक पे, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? जिंदाबाद। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली और जनाब खलीलुर रहमान कमर। चाहत फतेह अली तो उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं देनी, उन्होंने फटे ते जगह भी नहीं देनी। टाइटैनिक है, डूबना भी तो है ना। तो बताइए सर फिर कौन होगा? देखिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक के उस तख्ते पे जगह थी लेकिन उसने उसको जगह नहीं दी जी। मैं उधर तो ऐसा लेट जाना है। तो सर कौन होगा? चाहत इट इज या लेकिन ये मत भूलें कि टाइटैनिक डुबो रहा हूं मैं इसके बाद। ठीक है, हाँ यस ओके फिर तो यार ठीक है यार, मैं क्या कहूँगा। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स तो बता दें सर फिर लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप दूसरी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साकिब मलिक और जनाब नबील कुरैशी। नबील बच जाएगा, साकिब भाई को दे देते। जबरदस्त, ठीक है। नितिन भाई सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का, और बड़ा मज़ा आया आपका पर्सपेक्टिव सुन के, और जिस तरह आपने उसको डिफेंड किया, आप बाज ना आए इस चीज़ से, और आप सब लोगों की भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।